हेलो एवरीवन, वी आर नाउ स्टार्टिंग विथ आपका मोस्ट अवेटेड पार्ट, हाउ टू स्टडी कॉस्टिंग। देखिए, मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए, काफ़ी लोगों ने कॉल किया, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको फॉलो करो। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इट इज़ नॉट फॉर पासिंग इन कॉस्टिंग, इट इज़ बेसिकली फॉर स्कोरिंग 75 मार्क्स इन कॉस्टिंग। क्योंकि कॉस्टिंग में अगर आपने मैक्सिमम स्कोर कर लिया तो आपके सेकेंड ग्रुप के मार्क्स बढ़ जाएंगे, विच विल बी हेल्पफुल फॉर क्लियरिंग सीए इंटर। क्योंकि अगर फर्स्ट ग्रुप में कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो दीज एडिशनल मार्क्स कैन बी यूज्ड एज अ सेट ऑफ। ये हमने काफ़ी सारे वीडियोस में पहले भी डिस्कस कर लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी स्टार्ट विथ ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैंने सबसे पहले तो मेरा डिस्कशन दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है। सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस और उसके बाद थियरी चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। तो इसका अगर एबीसी एनालिसिस में आपको बता दूं, जो मैंने ऑलरेडी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये पीडीएफ। ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं आपको। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बाद कॉस्ट शीट, उसके बाद एक्टिविटी कॉस्टिंग, उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट, उसके बाद बजटरी कंट्रोल, फिर मटेरियल कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आप देखोगे पूरा कैलकुलेशन अगर आपने चेक कर लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत रेयरली ऐसा कोई अटेम्प्ट है जहाँ पे इन चैप्टर्स पे क्वेश्चन नहीं आए, और जब भी नहीं आए उसके बाद वाले अटेम्प्ट में तो भर भर के पूछा इन लोगों ने। जैसे यहाँ पे कॉस्ट शीट, जहाँ पे कॉस्ट शीट वॉज नॉट आस्क्ड इन May 24, लेकिन बाकी सारे आप अगर चेक करोगे अटेम्प्ट्स तो 15-16 मार्क्स, 10 मार्क्स तो मिनिमम आ रहा है। फिर दूसरी बात मैं करूंगा आपके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, जो इन्होंने Jan 25 में पूछा ही नहीं, लेकिन फिर उसके बाद सीधा 13 मार्क्स का पूछा है। तीसरा चैप्टर जो मुझे आपको बताना है, बजटरी कंट्रोल, जो एक बार नहीं आया लेकिन उसके बाद 7 मार्क्स के लिए पूछा। ये मटेरियल कॉस्टिंग नहीं पूछा, उसके बाद 8 मार्क का आया, और अभी लास्ट अटेम्प्ट में सीधा 15 मार्क का इन लोगों ने पूछ लिया। तो अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट, बजटरी कंट्रोल, मटेरियल कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छे से कर लेते हो तो आपको बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग। बी कैटेगरी में मैंने रखे हैं कुछ और चैप्टर्स। अब इसमें मैंने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रखा है, जो इनिशियली पहले सिलेबस में था, अब नहीं है। तो ये तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए, वो कुछ पीडीएफ उनके हाथ लगा था, कुछ नोट्स उनके हाथ लगे थे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी था। पता नहीं कहाँ से आया ये सब कुछ, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपके सिलेबस से निकल चुका है। आप देख सकते हो May 24 ऑनवर्ड्स एक भी क्वेश्चन नहीं है, 5 अटेम्प्ट्स हो गए। इट इज़ ऑफिशियली रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस। पता नहीं क्यों ये डाउट स्टूडेंट्स को आता है। और थर्ड कैटेगरी में मैंने सी कैटेगरी में रखा है यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जिस पे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। पर मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूं। अगर आपने मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन इन ओवरहेड्स अच्छी तरह से किया है, मटेरियल लेबर मेरे लिए ए कैटेगरी में थे और एब्जॉर्प्शन मैंने बी में रखा है। ये चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो जॉब कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज जॉब कॉस्टिंग कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक नहीं है। They will ask you to use some concept of material costing, or they will ask you to use some concept of labor costing, or they will ask you to use some concepts of overheads, बस। तो अगर आपने मटेरियल कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन ढंग से कर लिया तो आपको ये
अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन आप देखो, पहले काफी पूछा करते थे, अभी ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बट मेरा ये मानना है कि अगले अटेम्प्ट से दे मे स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज, अभी उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। तो ये एबीसी एनालिसिस आपको फॉलो करनी है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। थियरी की अगर मैं बात करूं, एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं, तो इनका मेजर फोकस मटेरियल कॉस्टिंग पे और बजटरी कंट्रोल पे है, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग पे। इस पे आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन इनका हॉट फेवरेट बनते जा रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग पे और कॉस्ट शीट पे इन लोगों ने काफ़ी सारे थियरी पूछना शुरू कर दिया है। अब कॉस्ट शीट के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो अकाउंटिंग जो है, उसमें वो पार्ट कवर हो जाएगा, तो आपको कुछ स्पेशल एफर्ट्स उसमें डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर बात बची एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड्स और स्टैंडर्ड। इसमें थियरी आने का चांस बहुत ही कम है, और आया तो भी यू कैन मैनेज। अब आप देख सकते हो डैश ही डैश है सब जगह पे, तो काफी कम चांसेस है। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मटेरियल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस एंड मार्जिनल। ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस कॉस्ट शीट। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो मैंने इंडेक्स में P1, P2, P3 और T1, T2, T3 करके मार्किंग दिया था आपको। P1, P2, P3, P स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, T स्टैंड्स फॉर थियरी क्वेश्चंस। तो मैंने ऑर्डर दी थी आपको, मैंने T1 बजटरी कंट्रोल बताया था, फिर T2, T3 ऐसा किया था। तो लगभग वही है, आपको वही फॉलो करना है। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप इस ऑर्डर में भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो भी आपका मेजर पार्ट कवर हो जाता है। फिर छोटे मोटे पार्ट्स, छोटे मोटे चैप्टर्स है। प्लस अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल भी अगर ज्वाइन किया है, तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने अराउंड 700 एमसीक्यूज ऑलरेडी डाल रखे, 700 के आसपास, और 40-50 आने वाले लास्ट चैप्टर्स के। तो आप अगर वो एमसीक्यूज एक एक करके सॉल्व करते जाओगे तो भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कॉन्सेप्ट मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। राइट आंसर का रीजन दिया है, रॉन्ग आंसर रॉन्ग क्यों है इसका भी रीजन दिया है। तो अगर आप आराम से हर दिन, पूरे दिन में टाइम पास करते करते भी 5-6 एमसीक्यूज भी कर लोगे, या 8-10 एमसीक्यूज भी कर लोगे, तो कम से कम 2.5 to 4 मंथ्स में आपका पूरा थियरी खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम दिए बिना। इफ यू आर ट्रैवलिंग यू कैन गो थ्रू दैट। तो ट्रैवलिंग में ही आपकी थियरी उड़ जाएगी, आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। अलग से टाइम देके आप प्रैक्टिकल पे फोकस कर सकते हो। तो ये अपना एबीसी एनालिसिस है। अभी हम चलते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज मैं आपको कहूंगा, चलो सबसे पहले कॉस्ट शीट की बात करते हैं। कॉस्ट शीट में अब तक सिंपल फॉर्मेट बेस्ड सम्स आते हैं, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन का नॉलेज चेक किया जाएगा। बाकी और कुछ भी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट शीट में अगर आपको सिंपल फॉर्मेट आता है, अगर आपको क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन के बड़े बड़े सम टेक्स्ट बुक्स में भी है, क्लास वर्क में भी मिलेंगे आपको। पीडीएफ काफ़ी अवेलेबल है मार्केट में, स्टडी मटेरियल में भी काफ़ी सारा डेटा है। उतना भी करके रखोगे तो भी यू विल बी एबल टू सॉल्व कॉस्ट शीट सक्सेसफुली। मटेरियल कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, मटेरियल कॉस्टिंग में आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा ईओक्यू एंड स्टॉक लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा ईओक्यू एंड स्टॉक लेवल। मतलब वो स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन सी वगैरह निकाल के ईओक्यू निकालना। ईओक्यू से ज़्यादा मंगाओगे, कम मंगाओगे, कॉस्ट बढ़ेगी,
फिर कॉस्ट कितने से बढ़ेगी वो डिफरेंस निकालना इन कॉस्ट स्ट्रक्चर, वो एक पार्ट होगा। और स्टॉक लेवल जनरली दे आस्क कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ 8 to 10 मार्क्स, जिसमें आपका ईओक्यू और स्टॉक लेवल दोनों कवर होता है। सेफ्टी स्टॉक काफी दिनों से पूछा नहीं है, तो मुझे ऐसा एक गट फीलिंग आ रहा है कि दे में आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन सेफ्टी स्टॉक। तो भले ही ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपके अटेम्प्ट के पर्सपेक्टिव से मैं चाहता हूं कि आप ये अच्छे से करें। सेफ्टी स्टॉक के 2 क्वेश्चंस है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम सेफ्टी स्टॉक डिसाइड करते हैं। फिर वो 150 डेज का कंजम्पशन लेके एक्स्ट्रा दिन का आपको सेफ्टी, एक दिन का एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक रखना है तो उस दिन का कंजम्पशन आपको सेफ्टी स्टॉक में रखा है, वो वाला कैटेगरी। और एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल कॉस्टिंग में हो सकता है, और वो है कॉस्टिंग पार्ट, जिसमें आप परचेज कॉस्ट के साथ साथ ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड करते हो। जैसे जीएसटी ड्यूटी का क्रेडिट अवेलेबल है तो हम लोग उसे ऐड नहीं करते, लेकिन क्रेडिट अवेलेबल अगर नहीं है तो अपने जेब से जाएगी तो वो आपको ऐड करना पड़ता है। वो वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से करना है। स्टॉक वैल्यूएशन खैर एक बार रिवाइज करके रखो, आने के चांसेस कम है। एज फार एज एम्प्लॉय कॉस्ट इज कंसर्न, इनका फेवरेट तो है रोवन एंड हाल से, तो मैक्सिमम चांसेस है कि इस पे क्वेश्चन आ जाए। वो पीएफ एंड ईएसआई वाला एक क्वेश्चन है, वो भी आप अच्छे से करके रखिए, जिसमें ग्रॉस वेजेस में हम लोग ओवर टाइम ऐड करते, ग्रॉस वेजेस में से एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं टू फाइंड आउट अर्निंग्स। और अगर आपको लेबर कॉस्ट ढूंढनी है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज एडेड टू ग्रॉस वेजेस, वो वाला एक कंसेप्ट करके रखिए। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है लेबर टर्नओवर कॉन्सेप्ट। इसमें रेशो बेस्ड सम आ सकता है, या फिर वो प्रॉफिट फॉरगॉन वाला क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इसमें ज़्यादा आने के मुझे चांसेस नहीं लग रहे। फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपके एब्जॉर्प्शन और ओवरहेड्स चैप्टर पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप स्टेप लैडर मेथड यूज करो, डायरेक्ट मेथड यूज करो, रेसिप्रोकल मेथड यूज करो। रेसिप्रोकल में 3 होते हैं, एक होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और तीसरा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका कैलकुलेशन आपको अच्छे से करके रखना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर। प्राइमरी सेकेंडरी के बाद आपको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट मतलब, अगर आपको याद है, आपने सप्लीमेंट्री रेट करके कुछ पढ़ा होगा, अंडर एब्जॉर्प्शन के 3 टुकड़े करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक इफेक्ट जाता है, फिनिश गुड्स में एक इफेक्ट जाता है, WIP में एक इफेक्ट जाता है। वो क्वेश्चंस आप अच्छे से करके रखिए। मशीन आर रेट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सिंगल मशीन या एक सिंगल फेज वाला रेट, और दूसरा होता है ड्यूअल मशीन आर रेट, रनिंग टाइम सेटअप टाइम वाला। मेरे कैलकुलेशन में ये अब ड्यू है काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से। दे हैव नॉट आस्क्ड एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, सो यू मस्ट स्टडी दिस कॉन्सेप्ट, नेवर लीव दिस फॉर ऑप्शन। मशीन आवर रेट के बाद आप अगर थियरी के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, मैक्सिमम कैपेसिटी, लॉन्ग प्रैक्टिकल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी एंड आइडियल कैपेसिटी, वो पार्ट आपको अच्छे से करके रखना है। मैं चाहता हूं कि इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं वो भी बताऊंगा मैं, पर पहले इतना समझ लो
कैपेसिटी डिटर्मिनेशन के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके रखो। वो एक ही क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करते हो 30 डेज वाला, 30 अब 365 डेज 36 टन्स 36.5 टन्स, फिर वो प्रैक्टिकल हो जाता है 30 टन्स। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। अगर आपको नहीं मिल रहे तो लेट मी नो, उसका भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा मैं। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का सप्लीमेंट्री रेट। अगर मशीन आवर रेट में इंपॉर्टेंट क्या है पूछोगे तो मेरे हिसाब से ड्यूअल मशीन आवर रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू कैन गो फॉर कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपको सब कुछ पढ़ना है, बिकॉज वैसे भी काफी कम क्वेश्चंस होते हैं, तो आप सब कुछ कवर कर लो, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लो। और इसमें आईसीएआई स्टडी मटेरियल करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। फिर मैं बात करूंगा प्रोसेस में। प्रोसेस में मैं मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होगा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट होगा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, जहां पे आउटपुट ऑफ 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट ट्रांसफर प्राइस। ये आपका जो लंबा क्वेश्चन था जिसमें आप कॉस्ट प्रॉफिट अमाउंट कॉलम बना के सॉल्व करते हो, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद एक फिनिश गुड्स अकाउंट का भी ट्रीटमेंट पूछते हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगर प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट है तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, we also call it as WIP valuation। इसमें दो मेथड्स होंगे, एक फीफो और दूसरा वैम। दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको याद होगा मैंने स्टेप्स दिए थे, फीफो के लिए 5 स्टेप्स, वैम के लिए 4 स्टेप्स। न जाने कितने घिनौने क्वेश्चंस हम लोग ने सिर्फ वो 5 और 4 स्टेप्स यूज करके सॉल्व किए। तो आपको इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, अगला चैप्टर आपका होगा जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में आपको बेसिक मेथड्स तो आपको पढ़ने ही है, जैसे सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फिर एनआरवी और रिवर्स। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सॉल्व करो। इसके अलावा आउटपुट मेथड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बहुत मैटर करती है मेथड, इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और खैर जीपी मेथड, जैसे वो कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं जीपी मेथड, ये आपको करना ज़रूरी है। इस चैप्टर के लिए आईसीआई का स्टडी मटेरियल डेफिनेटली करना बच्चों, फ़ायदा ही होगा। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट खत्म करने के बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में सबसे पहले फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट अच्छे से करके रखना। जैसे वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट हम लोग सेम रखते हैं, उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन होता है, और फिक्स कॉस्ट में हम लोग टोटल सेम रखते हैं, उसके हिसाब से सारा कैलकुलेशन होता है। इसी एक सिंपल फंडामेंटल पे आपका फिक्स फ्लेक्सिबल बजट डिपेंडेंट है। और आपको फ्लेक्सिबल बजट के 5-6 क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस करके रखने ही होंगे। जैसे आप पहले सेल्स बजट बनाते हो, फिर प्रोडक्शन बजट बनाते हो, फिर कंजम्पशन बजट बनता है, और फिर मटेरियल परचेज बजट बनता है। वो जो फ्लो है, अगर आप अगेन मेरे स्टूडेंट्स हो तो मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था, सेल्स प्रोडक्शन कंजम्पशन परचेज, सेल्स प्रोडक्शन आवर्स लेबर, सेल्स प्रोडक्शन आवर्स ओवरहेड। सिंपल, ज़्यादा लोड लेना ही नहीं, जितने सम्स हम लोग ने सॉल्व किए वो मोर देन इनफ है। बजटरी कंट्रोल में जनरली फिक्स फ्लेक्सिबल आता है, पर मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रहा है कि इस बार they will focus more on functional budget. They will focus more on functional budgets. Functional budget पे questions आने के chances है। Sales production, consumption purchase, sales production, hours labor, sales production, hours overheads.
गलती से मैंने फ्लेक्सिबल लिख दिया था, बट फिक्स फ्लेक्सिबल आप मैनेज कर लो, लेकिन इसको गलती से भी मत छोड़ना। 5-6 क्वेश्चंस है जो रिपीटेटिवली आ सकते हैं, बस वो करके रखना। देन वी हैव आवर नेक्स्ट चैप्टर, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब इसमें लंबे सम्स आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये जर्नल एंट्रीज पूछ सकते हैं ये लोग। Instead of asking you a long question of 20 accounts, 18 accounts, 15 accounts, 11 accounts, they may ask you to, they will give you 10 different entries. They will give you 10 different entries. They will ask you to prepare. They will ask you to pass journal entries. 10-12 एंट्रीज देंगे, 10-12 एंट्रीज देंगे, 5-6 एंट्रीज देंगे, और आपको उसको जर्नलाइज करना पड़ेगा। लेकिन इनका सबसे फेवरेट चैप्टर, पार्ट of this chapter is reconciliation। एक जैसे कॉस्ट शीट पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे एक क्वेश्चन आता ही है, वैसे रिकंसिलिएशन पे एक क्वेश्चन तो आता ही है, और उसमें भी दे डोंट आस्क यू टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे विल जनरली आस्क यू ओनली रिकंसिलिएशन। एट द मोस्ट दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। Factory overheads under absorbed, office overhead over absorbed, interest on investment ignored, depreciation in cost, depreciation in finance, dividend received, ऐसे सारे items देंगे। मतलब you will not be required to solve the entire question as such. They will give you only reconciliation part. At the most थोड़ा सा difficult बनाने के लिए they may ask you to prepare memorandum reconciliation account. हॉल टिकट लेके जाना भूल गए एग्जाम में तो भी चलेगा, लेकिन ये रिवाइज करना भूलना मत। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, पर आप समझ लो, मेरी भावनाओं को समझो, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। फिर बात आती है मार्जिनल कॉस्टिंग की। मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए वो सीवीपी एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आप करके रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो तो ज़्यादा एमसीक्यूज में कवर हो जाएगा। फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन, फाइंड आउट रिक्वायर्ड सेल्स, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फाइंड आउट ये, फाइंड आउट वो सिंपल वो पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन वाला रिलेशनशिप देख के आपको सॉल्व करना है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन वगैरह। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेरे लिए इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करना, शटडाउन पॉइंट ढूंढना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढना, शटडाउन पॉइंट ढूंढना, उसके बाद कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। इसमें मैंने कॉस्ट में भी करवाया है और प्रॉफिट वाला भी करवाया है, तो ये दोनों आप अच्छे से करके रखना। दो ऑप्शंस की कॉस्ट सेम होना इज पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, दो ऑप्शंस का प्रॉफिट सेम होना इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। ये कंसेप्ट अच्छे से करके रखना। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेक और बाय, ये भी मैंने आपको करवा दिया है, अगर आपको याद है। जहां पे पॉसिबल नहीं था वहां पे मैंने क्वेश्चंस में चेंज करके ये करवा दिया आपको। मेक और बाय, मेक और बाय में क्या होता है, खरीदना है या प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर सस्ती है तो फिर बना देंगे, लेकिन अगर महंगी है तो फिर आउटसोर्स करते हैं, बाय करते हैं। इसके भी क्वेश्चंस थे मार्जिनल कॉस्टिंग में। एंड में जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग में तो वो है की फैक्टर क्वेश्चन। सबसे पहले आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो, फिर ये ढूंढो कि की फैक्टर क्या है, लिमिटिंग फैक्टर क्या है। अगर आर्स लिमिटिंग फैक्टर है
तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कंट्रीब्यूशन पर आवर में कन्वर्ट कर लो। अगर मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन पर केजी में कन्वर्ट कर लो, एंड देन रैंकिंग एंड देन आउटपुट। कवर कर लिया है, आराम से देख लेना। फिर आपका सबसे अलग चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब ये चैप्टर जिनको फॉर्मूला बेस पढ़ना है वो फॉर्मूलाज बेस पढ़ सकते हैं, जिनको फॉर्मूला बेस नहीं पढ़ना उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कैसे पढ़ने का। विदाउट इवन अप्लाइंग फॉर्मूलाज यू कैन सॉल्व दिस। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको लॉजिक नहीं लगाने का, हमको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो। मैंने फॉर्मूलाज भी लिखवा दिए थे यही दिन देखने के लिए। तो इसमें आपको सबसे पहले लेबर वेरिएंसेस अच्छे से करके रखना है, क्योंकि आपने अगर लेबर वेरिएंस कर लिया ना तो आपको मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड में दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ सारे नेम्स याद रखने, समझ रहे हो। तो लेबर वेरिएंस भी आपने डिस्कस कर लिया या रिवाइज कर लिया या मास्टरी हासिल कर ली, तो आप मटेरियल लेबर तो कभी भी उड़ा सकते हो। और दूसरा आपको ये पढ़ना है इसमें फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के क्वेश्चंस। अब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में जितनी भी वैरायटी है सारी कवर कर लीजिए, क्योंकि ये आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और लेबर जब सॉल्व करोगे तो आइडल टाइम वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने तो सारे क्वेश्चंस में ऐड कर करके आइडल टाइम डलवा के आइडल टाइम के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि आइडल टाइम का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर सकते हो तो नॉन आइडल टाइम का क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएगा। तो लेबर इंक्लूडिंग आइडल टाइम एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया बच्चों। कॉस्ट शीट, मटेरियल, ओके, कॉस्ट शीट हो गया, मटेरियल हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन ये हो गया, एबीसी हो गया, प्रोसेस हो गया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ओके, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्जिनल स्टैंडर्ड। अभी बचा है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में मेजरली फोकस ऑन ट्रांसपोर्टेशन, एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल टन किलोमीटर्स वाले क्वेश्चन। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, कमर्शियल टन किलोमीटर्स, ये आपको किसी भी हालत में करना है। एयरलाइन कॉस्टिंग ये आपको करना है, ट्रांसपोर्टेशन, देन आपको एयरलाइन कॉस्टिंग अच्छे से करके रखना है। फिर आपको हॉस्पिटल एंड होटल ये भी करके रखना है। बाकी तो आराम से मैनेज कर लोगे। 70% चांसेस है कि इसमें ही आ जाएगा ये। दैट इज अबाउट सर्विस सेक्टर। तो अगर आप देखोगे तो हमने मार्जिनल, कॉस्ट शीट, एबीसी, एम्प्लॉय, बजट, मटेरियल, सर्विस, स्टैंडर्ड, ओवरहेड्स, प्रोसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट सब डिस्कस कर लिया। अभी पढ़ेंगे कहाँ से? ये बच्चों ये मुझे ये आपसे डिस्कस करना ही था। आपके क्लास वर्क ये आपको पहले करने हैं, फिर होमवर्क सेक्शन वगैरह जो भी आपका है वो करना है। पास्ट पेपर्स और आरटीपी एमटीबी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, विवित्सु पब्लिकेशन। मैंने ये बात आपको पढ़ाते हुए बताई थी, मैंने ये बात पढ़ाते पढ़ाते बीच में जब भी टॉपिक निकला है मैंने बताई है। विवित्सु पब्लिकेशन का बुक ले लो, क्लास वर्क, होमवर्क और विवित्सु पब्लिकेशन अगर आप सॉल्व करते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको 75 अप जाने से नहीं रोक सकती। आपको सबसे पहले क्लास वर्क खत्म करना है, और क्लास वर्क खत्म करने का एक सिंपल तरीका होता है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, 3 क्वेश्चंस पढ़ लो, समझो उसमें क्या हुआ है। 3 क्वेश्चंस पढ़ो, समझो उसमें क्या हुआ है,
फिर वो 3 क्वेश्चंस नोटबुक बंद करो, सोल्यूशन बंद करो और तीनों रफ में सॉल्व करके देखो, आपको आ जाएगा। आप अचानक से सडनली ऑडिट का सब्जेक्ट बंद करते हो, लॉ का सब्जेक्ट बंद करके कॉस्टिंग खोलते हो, पहला क्वेश्चन देखने के बाद बुमराह का यॉर्कर आ जाता है और दंडी गुल, फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन, मोरल डाउन। ये सब क्यों कर रहे हो? एक तरीका है हर चीज पढ़ने का। पहले 3 क्वेश्चंस पढ़ो, बंद करके रफ सॉल्व करो, वापस 3 क्वेश्चंस पढ़ो, रफली सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे 3 में से 3 पढ़े, 3 में से कोई भी एक सॉल्व करने का, 3 में से कोई भी एक, 3 में से कोई भी 2, वो आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे सारे टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके रखे, वो लास्ट डे को आपको देखने हैं, वो आपको लास्ट डे को देखने हैं। लेकिन विवित्सु पब्लिकेशन का बुक ले लो, आपको इधर उधर झाड़ी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका नोट्स, उसका नोट। तुम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है बच्चों? यू हैव टू मच ऑफ एक्सेस टू मच ऑफ डेटा। आपको एक एक सब्जेक्ट के ना 25-25 फैकल्टीज का डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे। ऑफ कोर्स सारे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होते, गिने चुने लेक्चर्स अवेलेबल होते, आप वो देखते हो और फिर कंफ्यूज हो जाते हो। प्लीज बी स्टिक टू द फैकल्टी हु हैज टॉट यू। सारे अच्छे फैकल्टीज ही होते हैं। बीवी हमेशा दूसरे की अच्छी लगती है, प्रॉब्लम वो है, समझे? तो सारे फैकल्टीज अच्छे। हैव फेथ इन योर फैकल्टीज, बिकॉज उनके लिए तो गए थे तुम लोग। हैव फेथ इन योर फैकल्टीज। एक बंदे से पढ़े हो तो एक ही गुरु रखो, 10 लोगों को टच करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग को ना एग्जाम के एक दिन पहले तक कुछ ना कुछ मटेरियल मिलते रहेगा यूट्यूब पे। हर बार तुम लोग नया कुछ पढ़ने जाते हो एंड देन इट लीड्स टू कंफ्यूजन। इट इज नॉट नीडेड। आपको जो करवाया गया, whoever is the faculty, I repeat, whoever is the faculty, he must have worked on it, he must have thought about it, he must have put in his efforts. अभी तुम लोग लास्ट मोमेंट पे ऐसे इधर उधर जाओगे तो दिक्कत होगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपरली कवर नहीं किया गया है, देन कॉन्टैक्ट मी, डीएम मी, आई विल हेल्प यू आउट। बट मैं श्योर हूं सारे फैकल्टीज अच्छे होते हैं, सारे फैकल्टीज अपने हिसाब से सब ठीक करते हैं। इतना कवरेज अगर कोई फैकल्टी दे रहा है तो बस हो गया। तुम लोग को इधर उधर जाने की, इसका यूट्यूब लेक्चर देख, उसका यूट्यूब लेक्चर देख, ये इसका लास्ट डे रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। आपका इतना सिलेबस आपने ऑलरेडी कर दिया है। 3 रिविजन्स आर नीडेड, 3 रिविजन्स। इतना करके रखो, आपको लास्ट डे को किसी भी फैकल्टी का रिवीजन लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट डे को अगर आपको रिवीजन लेक्चर देखना पड़ता है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेथड ऑफ टीचिंग एंड मेथड ऑफ स्टडिंग। प्लीज मत कीजिए, आपका कंफ्यूजन आपके मार्क्स कम कर देगा। जस्ट बी स्टिक टू योर ओन फैकल्टी, जस्ट बी स्टिक टू योर ओन नोट्स। ऑलरेडी आपके पास नोट्स होने के बाद भी आप इधर उधर से नोट्स लेते हो, फिर वो मैच नहीं होते, फिर आपका कंफ्यूजन बढ़ता है। प्लीज डू नॉट डू दैट। हाँ, आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो कॉन्टैक्ट योर फैकल्टी। हाँ, अब वो अगर रिप्लाई नहीं करते, आपके डाउट का रिप्लाई नहीं करते, आपके डाउट सॉल्व नहीं करते, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। पर जस्ट बी स्टिक टू व्हाट यू हैव स्टडीड एंड द नोट्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। एक्स्ट्रा नोट्स सेम चैप्टर का लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से इतना काफी है आपके लिए। दिस इज मोर देन इनफ टू क्रैक डाउन योर कॉस्टिंग सब्जेक्ट। ट्रस्ट मी, 75 अप, पास तो सब लोग हो जाएंगे, लेकिन 75 अप भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है आपके लिए। यू कैन गेट इट। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन यू, एंड आई एम 100% श्योर यू विल डू वेल। So on this note, I'm signing off. I'm putting all the descriptions, I mean I'll put all the details in description. मैं मेरा YouTube वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आई मीन लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम लिंक भी डाल रहा हूँ। आपको ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा रहूँगा, आप उसका टेंशन मत लो। बट जस्ट इफ पॉसिबल बी स्टिक टू द फैकल्टी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अंडर, बिकॉज दे हैव ऑल्सो डन अ फैंटास्टिक वर्क। समझ में आ रहा है? और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आओ मेरे पास, समझा दूंगा। हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट बच्चे, डू वेल, थैंक यू।